आ जाइए तो आज का हम प्रश्न देख लेते हैं कि जायसी सौंदर्य के कुशल चितेरे हैं, इस कथन की समीक्षा करनी है। यानी कि आपको पता होना चाहिए जायसी को क्या बताया गया है, कुशल चितेरे क्यों कहा गया है, उसके बारे में वर्णन है। आ जाइए तो देखेंगे, अपना पॉइंट पे बात करेंगे कि जायसी प्रेम मार्ग के प्रवर्तक सूफी कवि हैं। तो जायसी कौन है? एक सूफी कवि हैं। प्रेमी जन प्रथमतः अपने प्रिय के बाह्य रूप से प्रभावित होकर ही प्रेम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। यानी कि जो प्रेमी होते हैं वो पहले बाह्य रूप को देखकर ही आकर्षित होते हैं और उसी से प्रेम संबंध रखते हैं। आश्रयतः प्रेम और सौंदर्य अनियोक्ति आश्रित है। उक्त सिद्धांत लौकिक जगत और पारलौकिक जगत में समान रूप से लागू होता है। संत काव्यधारा के निर्गुण कवि परम ब्रह्म के तेज से चकाचौंध है, तो सगुण कवि भी अपने आराध्य के विलक्षण रूप सौंदर्य के प्रति क्या हैं? प्रति आसक्त है। यानी कि जो निर्गुण कवि हैं वो भी अपने पार ब्रह्म परमेश्वर के लिए मुग्ध हुए पड़े हैं, और जो सगुण कवि हैं वो भी अपने आराध्य के विलक्षण सौंदर्य को देखकर मुग्ध हैं। और जायसी ने भी अपने प्रसिद्धि महाकाव्य पद्मावत में पद्मावती के रूप सौंदर्य का भाव में चित्रण किया है। पद्मावती के मान सरोदक खंड में जायसी की सौंदर्य दृष्टि चरम अवस्था को प्राप्त हुई है। यानी आप कहेंगे कि जायसी ने पद्मावत में पद्मावती का जो सौंदर्य चित्रण किया है वो महान किया है। आइए, सूफी धर्म सूफी धर्म में प्रेम तत्व की प्रधानता है। डॉक्टर शंभूनाथ सिंह के अनुसार प्रेम वही होगा। तो किसके अनुसार? आप ये नाम लिखना नहीं भूलेंगे कि डॉक्टर शंभूनाथ सिंह के अनुसार प्रेम वही होगा जहां रूप होगा। यानी कि जहां पर रूप है, अगर रूप सौंदर्य नहीं है तो वहां प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम की शुरुआत पहले बाह्य काया और सौंदर्य से होती है। जायसी ने पद्मावती में पद्मावती के सौंदर्य का जो इतना अधिक विस्तार के साथ मनोयोग के साथ वर्णन किया है, उसका मुख्य रहस्य यही है, ठीक है? जहाँ साथ ही जायसी ने लौकिक प्रेम की व्यंजना के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना करते हुए पद्मावती को जिस अलौकिक सत्ता पर बिठा दिया है, उसके रूप में देखा गया है। उसका भी प्रभाव जायसी के सौंदर्य वर्णन पर है। यह तथ्य भी विशेष उल्लेखनीय है कि पद्मावती का सौंदर्य लौकिक और अलौकिक दोनों रूपों में मिलता है। नख शिख वर्णन में नख शिख वर्णन में जहाँ पूर्णतः लौकिक रहा है, वहीं मानसरोदक खंड में उसकी आभा कण कण में व्यापक दिखाकर जायसी ने उसे अलौकिकता प्रदान की है। तो इन पॉइंटों को आप याद रखेंगे, हेडलाइन में डालेंगे। जहां प्रकृति के तत्व भी उसके रूप पर आसक्त होते हैं, ठीक है? देखी मान मान सरोवर रूप सुहावा, ये हुलास पुरियन होए छावा। गा अंधियारा रैन मसी छूटी, और भा भिनसार किनर रब फूटी। तो पॉइंट यानी कि जो दोहे लिखे हुए हैं ना, वो दोहे आपको हेडलाइन में डालना है, यानी कि हाइलाइट करना है। उन दोहों को आपको याद करना है, उनके नंबर जो हैं आपको मिलेंगे। हाँ जी, तो उनको आप देखते रहेंगे। क्या लिखा है कि देखी मानसर रूप सुहावा, ये हुलस पुरैन हुई छावा। गा अंधियारा रेन मसी छूटी, और भा भिनसार किरण रब फूटी। ठीक है? तो जैसे कि सुंदर दृष्टि विलक्षण का अर्थ है कि उन्होंने मानवीय सौंदर्य को प्राकृतिक सौंदर्य से उपमित किया है, और यही सौंदर्य अनंत अलौकिक सौंदर्य हो गया है। आइए, तो जहाँ पे नक्शिक का वर्णन किया है, तो आप पॉइंट को देखेंगे कि देखी, ये आप जानते हैं, देखी मानसर रूप सुहावा, हिय हुलास पुरैन हुई छावा। गा अंधियार रैन मसी छूटी, और भा भिनसार किरण रब फूटी। तो क्लियर? तो इस तरह से आप इनको समझ लेंगे। बहुत अच्छा। आइए आगे। जायसी के सौंदर्य दृष्टि विलक्षण इस अर्थ में है कि उन्होंने मानवीय सौंदर्य को प्रकृति सौंदर्य से उपमित किया है। पॉइंट को याद रखने वाला पॉइंट है, और यही सौंदर्य अंत अलौकिक सौंदर्य भी है। कैसे? कि कहाँ मानसर चाहसो पाई, पारस रूप यहाँ लगी आई, और भा निर्मल तिहने पायन पर से, पावा रूप रूप के दर से। ठीक है? जायसी सौंदर्य चित्रण करते करते सहसा आध्यात्मिक का संकेत देते हैं। पॉइंट को समझेंगे। क्या कह रहे हैं कि जायसी जो है वो सौंदर्य चित्रण का करते हुए और आध्यात्मिकता का संकेत देने लगते हैं। सखियों सहित
पद्मावती सरोवर तट पर स्नान के लिए गई हैं। कहाँ मानसर चाह सो पाई, पारस रूप यहाँ लगी आई, और भा निर्मल तीन पायन पर से पावा रूप रूप के दर से। तो ये कह रहा है कि पद्मावती अपनी सखियों के साथ में जो है स्नान करने के लिए आई हुई हैं। सरोवर को देखकर वह कृणा कौतुक करती हैं, सरोवर में खेलती हैं और कह उठती हैं, ए रानी मन देखो बिचारी, एही नेहर रहन दिन चारी, और जो लगी अहे पिता कर राज, खेलई लेहू जो खेलन आज। पिता के घर में आज आप खेल लीजिए जितना खेलना चाहती हैं। ठीक है? ए रानी मनु देखो बिचारी, ए नेहर रहना दिन चारी, इस जगह पे 4 दिन रहना है। जो लगी अहे पिता कर राजू, पिता के राज में खेल लेहो जो खेलन आजू। खेल लीजिए जो आप खेलना चाहती हैं। तो पद्मावती सरोवर के तट पे आती हैं और आते ही अपने जूड़े को खोलकर बालों को बिखेर देती हैं, और बालों के बिखरते ही घटा घिर जाती है। जहाँ जायसी यद्यपि अति कथन करते हैं, लेकिन इस अति में निहित धारण पद्मावती को अद्वितीयता प्रदान कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? आ जाइए देखते हैं। ठीक है? आइए। तो जैसे ही पद्मावती सरोवर तट पे स्नान करने के लिए उतरती हैं, सरोवर को देखकर वह कृणा कौतुक करती हैं और कह उठती हैं, अभी आपने देखा, "ए रानी मन देखो विचारी, एही नेहर रहना दिनचारी", यहाँ पे 4 दिन रहना है। जो लगी आहे पिता के राज, जो रह रहे हैं पिता के राज में, खेली लेहो जो लेख खेलन आजू, आज ही खेलिए जो खेलना चाहते हैं। आइए, पद्मावती सरोवर तट पे आती हैं और अपने जूड़े को खोलकर बालों को बिखेर देती हैं। बालों को बिखरती देख बिखरे ही घटा घिर जाती है। यहाँ जायसी यद्यपि क्या है, अतिशयोक्ति जो है उनके सामने रख देते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि सरवर तीर पद्मिनी आई, खो पाछोर केश मुकुलाई, शशि मुख अंग मलय गिरिबाशा, नामिन छापि लेहन चहु पाशा, सरवर रूप विमोहा हिये, हिलो रही लेन, और पाव छुए मकु पर्वो, एहि मिस लहरही ते। तो आ जाइए देखते हैं एक प्रकार और बहुत अच्छा है। क्या लिखा है कि सरवर तीर पद्मिनी आई, सरवर के किनारे पे कौन पद्मावती आई है। खोपा छोरी केस मुकुलाई, केसों को खोल के, शशिमुख अंग मलयगिरी वाशा, नामिन छापी लिहन चौपाशा, और सरवर रूप विमोहा लिए, हिलो रही लई, और पाँव छुबे मकु पावों, यही मिस लरही दे। राइट? तो जयसी के सौंदर्य निरूपण में कहीं-कहीं अश्लीलता भी आ जाती है। अश्लीलता कहाँ है? चलिए आइए देख लेते हैं। तो जायसी के सौंदर्य में कहीं-कहीं जो है अश्लीलता आ गई है। कैसे? कि दसन दामिनी कोकिल भाकी, भों धकुन धनुक गगन लेहि राखी, नैन खंजन दुई केली करेहि, कुछ नारंग मधुकर रस लेहि, कुछ नारंग मधुकर रस लेहि। समझ गए हो? यहाँ पे जैसी पद्मिनी नायिका के रूप सौंदर्य का भाव में चित्रण करते-करते नित्य वाका भी कह देते हैं कि पद्मावती सखियों के साथ क्रीड़ा कौतुक में रत हैं। अचानक एक सखी का हार खो जाता है और वह दुखी होती है। इस पर जैसी टिप्पणी करते हैं, लागी सब मिली हेरे, बूढ़ी-बूढ़ी एक साथ, कोई उन्नी मोती लेई कहूँ घोंगा हाथ। निष्कर्ष कह सकते हैं कि जैसी रूप सौंदर्य के कुशल पारखी हैं। सौंदर्य अनुसंधान की प्रक्रिया में वे एक भी अवसर हाथ से नहीं जाने देते हैं। राइट? समझ गए? चलिए बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार यहाँ पे जायज़ की बात हो गई है। अब पॉइंट आता है आपके घनानंद के काव्य में प्रेम के पीर की मामरिक अभिव्यंजना हुई है। तो घनानंद के काव्य में प्रेम की जो है यानी इनको प्रेम का पीर कहा जाता है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए तो मिलते हैं फिर। अब के लिए इतना ही।